इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसने मतलब देखते ही देखते पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। हाँ, और इजराइल की सेना ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया है। सही। ये 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया एक बेहद बड़ा और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। और इस चर्चा के लिए हमारा आधार 3 मार्च 2026 की एक विस्तृत जियोपॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि आखिर ये युद्ध अचानक क्यों शुरू हुआ। हाँ, और इसके ग्राउंड पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। एकदम सही। और इसने ग्लोबल ऑर्डर को किस तरह हमेशा के लिए बदल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट साफ करती है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में एक ऐसा परमानेंट बदलाव है जिसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज के सोर्स मटेरियल में बेहद संवेदनशील और पॉलिटिकली चार्ज घटनाएं शामिल हैं, जैसे रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य होना या आम नागरिकों की जान जाना। वही, इसलिए हम ये साफ कर दें कि हम यहाँ किसी भी पक्ष, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इस रिपोर्ट में दी गई इन्फॉर्मेशन को निष्पक्ष रूप से श्रोताओं तक पहुंचाना है। बिल्कुल, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर रहेगा। ये स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी मेंटेन करना वाकई जरूरी है, क्योंकि जो फैक्ट्स इस रिपोर्ट में हैं, वो श्रोताओं को सच में हैरान कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये देखना बेहद चौंकाने वाला है कि कैसे इस एक घटना ने दुबई की मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड होने की छवि को एक ही रात में चकनाचूर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स को ऐसी बुरी तरह हिला कर रख दिया है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। युद्ध की शुरुआत आखिर अभी क्यों हुई? इस रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी एक बड़ी वजह डिप्लोमेसी का पूरी तरह फेल होना थी। जिनीवा में ओमान की मध्यस्थता में बेहद गुपचुप तरीके से बातचीत चल रही थी, है ना? हाँ, और ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% के कैप पर रखने के लिए राजी हो गया था, जिसे इस रिपोर्ट में JCPOA लिमिट कहा गया है। ईरान तो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को वापस बुलाने पर भी सहमत था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बिल्कुल ठुकरा दिया। मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये JCPOA लिमिट आखिर क्या है और अमेरिका ने एक ऐसी डील क्यों ठुकरा दी जो देखने में ठीक लग रही थी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे आम भाषा में 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। अच्छा। उस डील में ये तय हुआ था कि ईरान अपने यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक ही इनरिच करेगा, जो कि सिर्फ सिविलियन एनर्जी यानी बिजली बनाने के काम आता है। और वेपन्स के लिए ज्यादा चाहिए होता है। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए लगभग 90% तक इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। तो जब ईरान इस पुरानी लिमिट पर वापस आने को तैयार था, तो लॉजिकली युद्ध रुक जाना चाहिए था। पर रुका नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनका गोल अब न्यूक्लियर रोकथाम नहीं रह गया था। उनका नया लक्ष्य था पूरी तरह से रिजीम चेंज, यानी ईरान की करंट सरकार को ही उखाड़ फेंकना। समझ गया। और इसके साथ ही रिपोर्ट में सीरिया का भी पता चलने का जिक्र है। दिसंबर 2024 में बशार अल असाद की सरकार गिर गई थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि असली गेम जमीन पर लड़ा जा रहा था। वो कैसे? देखिए, रिपोर्ट कहती है कि असाद के पतन की वजह से ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच का लैंड ब्रिज कट गया। लैंड ब्रिज का मतलब है एक डायरेक्ट जमीनी रास्ता। यानी सप्लाई चेन। सही पकड़ा। ईरान सीधे हवा के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी हथियार नहीं भेज सकता, क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट्स उन्हें आसानी से आकाश में ही मार गिराएंगे। तो उन्हें एक सेफ जमीनी रास्ता चाहिए था, जो ईरान से इराक और सीरिया होते हुए लेबनान तक जाता हो। लेकिन जब सीरिया में असद का पतन हुआ, तो ये सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई, जिससे उनका प्रॉक्सी नेटवर्क बहुत कमजोर हो गया। पिछले कई दशकों में सबसे कमजोर स्थिति में आ गया था। इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने समझ लिया था कि अब ईरान एक साथ कई मोर्चों पर जवाब देने की हालत में नहीं है। और इसके साथ ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही थी। इजराइल में नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही थी। पोल्स दिखा रहे थे कि वो विपक्ष से पीछे छूट रहे हैं। और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के, यानी बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के, इतना बड़ा सैन्य कदम उठा लिया है। और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की गुप्त लॉबिंग भी तो थी। हाँ, MBS गुप्त रूप से इस हमले के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये सभी अलग अलग कड़ियां मिलकर एक क्लियर पिक्चर बनाती हैं।
अमेरिका और इजराइल के लिए ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन चुकी थी। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया का भी मानना था कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। तो अब आते हैं खुद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर। मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमला शायद डायरेक्ट बॉम्ब्स या मिसाइल से शुरू हुआ होगा। आमतौर पर वैसा ही लगता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी 2026 को रात 1:15 पर जब हमला शुरू हुआ तो पहला वार काइनेटिक वेपन से नहीं हुआ। हाँ, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से किया गया था। अमेरिका ने ईरान के C4 ISR नेटवर्क को पूरी तरह अंधा कर दिया। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये C4 ISR नेटवर्क असल में काम कैसे करता है और इसे अंधा करने का क्या फायदा हुआ। C4 ISR एक मिलिट्री टर्म है जिसका मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। एक तरह से सेना का दिमाग और आंखें। एकदम सही। साइबर अटैक के जरिए अमेरिका ने तेहरान में बैठे कमांडर्स और देश भर में फैले मिसाइल सिस्टम्स के बीच का कनेक्शन पूरी तरह काट दिया। जब रडार काम नहीं कर रहे हैं और सैनिक आपस में बात नहीं कर सकते तो सेना पैरालाइज्ड हो जाती है। वही हुआ और इस साइबर हमले के तुरंत बाद तबाही शुरू हुई। रिपोर्ट के फिगर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 48 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया। 200 सिस्टम्स सिर्फ 48 घंटों में। एयर सुपीरियरिटी यानी आकाश पर पूरा कब्जा हासिल करने के बाद अमेरिका ने अपने भारी B-1 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। और टारगेट मैट्रिक्स भी बहुत बड़ा था। शुरुआती दिनों में 1250 टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इसमें नातान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी, ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रीज शामिल थीं। लेकिन सबसे बड़ी घटना थी डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा। खामेने के कंपाउंड पर हमला हुआ। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 40 सेकंड के भीतर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेने और 40 से ज्यादा टॉप IRGC कमांडर्स मारे गए। और इसके बाद तुरंत कौम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग पर हमला किया गया ताकि नया नेता चुनने की प्रक्रिया को ही रोका जा सके। बिल्कुल, उनका मैसेज क्लियर था। नया नेता चुनने का पॉलिटिकल प्रोसेस ही पूरी तरह अपंग करना चाहते थे। लेकिन इस कैओस में अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा। कुवैत के आसमान में फ्रेंडली फायर की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आसमान में पैनिक इतना ज्यादा था कि कुवैती एयर डिफेंस ने घबराहट में अमेरिका के ही 3 F-15 जेट्स गिरा दिए। ये बताता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण और क्योटिक थी उस रात। हाँ, और अब यहाँ से सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब एक देश का पूरा टॉप लीडरशिप एक ही रात में खत्म हो जाए तो आगे क्या होता है? सत्ता किसको मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। रिपोर्ट के अनुसार ईरान में तुरंत एक 3 सदस्यीय इंटरिम लीडरशिप काउंसिल यानी एक टेम्पररी परिषद बनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंट पेजेशियन, चीफ जस्टिस मोहसिनी ईजे और आयतुल्ला आरफी शामिल हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पेजेशकियन तो काफी कमजोर माने जा रहे हैं इसमें। असली ताकत वहां बाकी 2 हार्डलाइनर्स के पास है और क्योंकि नए लीडर को चुनने वाली प्रोसेस डिस्टर्ब हो चुकी है, वहां एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया है। अब 3 मुख्य उम्मीदवार दौड़ में हैं। पहले आयतुल्ला अली रेजा अराफी हैं। हाँ, जिन्हें कट्टरपंथी समर्थन हासिल है, लेकिन उनकी 2 कमजोरियां हैं। एक तो उन्हें फॉरेन पॉलिसी का अनुभव नहीं है और दूसरा वो सैयद नहीं है। सैयद यानी पैगंबर के वंशज। सही कहा, और ईरान की लीडरशिप में इस टाइटल का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरे उम्मीदवार हैं गुलाम हुसैन मोसेनी एजई। ये खौफनाक चीफ जस्टिस माने जाते हैं और इनका मानवाधिकार हनन का इतिहास रहा है। और तीसरे हैं मुज्तबा खामेनेई, जो पूर्व सुप्रीम लीडर के बेटे हैं। लेकिन इनको चुनने पर एक अलग तरह का संकट खड़ा होता है, क्योंकि 1979 की इस्लामिक क्रांति वंशवाद यानी डायनेस्टी के खिलाफ हुई थी। अगर बाप के बाद बेटे को ताकत मिलती है तो ये क्रांति के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस हमले के बाद जनता बगावत करेगी। ट्रंप ने कहा भी था, द आवर ऑफ योर फ्रीडम इज एट हैंड। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ऐसी स्थितियों में हमेशा रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट काम करता है, यानी दबे हुए खिलाड़ी एकजुट हो जाते हैं। जो लोग पहले नाराज थे वो भी एक विदेशी हमले के बाद एकजुट हो गए, और इस सब के बीच IRGC एक मिलिट्री जुंता के रूप में उभर सकती है। एक खतरनाक सैन्य तानाशाही। अब चलते हैं खाड़ी देशों यानी गल्फ स्टेट्स में आई तबाही पर।
ईरान ने जवाब देने में देर नहीं की। ईरान ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके सभी 6 जीसीसी देशों पर एक साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को उठाना पड़ा, जहां 186 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 812 ड्रोन्स का हमला हुआ। और इसने दुबई के उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया जो उसने बनाया था। दुबई का टैक्स फ्री हेवन होने का मॉडल चकनाचूर हो गया। टर्मिनल 3 पर हमला हुआ, बुर्ज अल अरब होटल में आग लगी और AWS डेटा सेंटर जल गया। 11,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अमीर लोग वहां से डेस्परेट होकर भागने लगे, जिसके कारण प्राइवेट जेट बुकिंग्स में अचानक 40% का उफान आ गया। और बाकी क्षेत्रीय प्रभाव भी थे। सऊदी अरेबिया में MBS के गुप्त लॉबिंग के बावजूद ईरान ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन भेजे। लेबनान में इजराइल का जमीनी हमला शुरू हो गया, जिससे 30,000 लोग विस्थापित हो गए। इराक में शिया मिलिशियाज का US बेसिस पर हमला हुआ, लेकिन एक बात ने सच में चौंकाया, हौथीज की चुप्पी। हैरानी की बात यह है कि यमन के हुतीज ने कोई बड़ा हमला नहीं किया। वो आमतौर पर सबसे आगे रहते हैं, पर इस बार शांत रहे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी और आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? असर सीधा एनर्जी और महंगाई पर पड़ा है। कतर की LNG फैसिलिटी पर हमले के बाद यूरोप और UK में गैस के दाम 40 से 41% तक बढ़ गए हैं। WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल में भारी उछाल आया है, जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का डर पैदा हो गया है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रशिया और चाइना ने ईरान को अकेला छोड़ दिया है? पब्लिकली तो ऐसा ही लगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल एंकर्स बन गए हैं। बिल्कुल। रशिया ने एडवांस्ड रेजोनेंस -NE रडार और Su-35 जेट्स दिए हैं, और चाइना खयाम स्पाई सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। दूसरी तरफ नेटो में दरार पड़ रही है। ट्रंप के अकेले ही फैसले लेने से यूरोप नाराज है। सोचिए, इटली के डिफेंस मिनिस्टर दुबई में छुट्टियां मना रहे थे जब हमला हुआ। और ट्रंप द्वारा UK के PM स्टारमर की आलोचना की गई। उन्हें नॉट विंस्टन चर्चिल कहा गया। स्पेन को ट्रेड टैरिफ्स की धमकियां दी गई। महाशक्तियों की गुटबाजी पूरी तरह से रीशफल हो रही है। इन सब के बीच रिपोर्ट एक बेहद दुखापूर्ण मानवीय संकट का भी जिक्र करती है। मिनाब शहर में एक कन्याशाला यानी गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 165 लोग मारे गए, और यहाँ ज्यादातर 7 से 12 साल की बच्चियां थीं। UN और मलाला यूसुफजई ने इसे क्लियरली एक वॉर क्राइम कहा है। हम यहाँ प्योरली फैक्ट्स के आधार पर बता रहे हैं जो रिपोर्ट में दर्ज है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कमी जो रिपोर्ट में दिखती है, वो है डे आफ्टर स्ट्रैटेजी का न होना। यानी मिलिट्री जीत तो मिल गई, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। सत्ता परिवर्तन की जगह वहां एक और ज्यादा खतरनाक सैन्य तानाशाही जन्म ले सकती है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल एंड गेम तय नहीं था। इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर देखें तो इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट में डिटरेंस यानी रोकथाम के युग को खत्म कर दिया है, और एग्जिस्टेंशियल वॉरफेयर यानी अस्तित्व के युद्ध की शुरुआत कर दी है। अब हर देश अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक ऐसी नई और सोचने पर मजबूर करने वाली बात पर इस चर्चा का अंत करते हैं, जो डायरेक्टली इस रिपोर्ट में नहीं है पर इस पूरे माहौल से निकल कर आती है। जब दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्लोबल मेगा सिटीज और आर्थिक केंद्र पल भर में युद्ध का मैदान बन सकते हैं, जहां से सबसे अमीर लोग भी भागने को मजबूर हो गए, तो क्या आने वाले कल में विश्व ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ेगा जो किसी भौगोलिक स्थान पर निर्भर ना होकर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भौगोलिक सुरक्षा अब एक भ्रम मात्र रह गई है? जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से आगे सोचने का एक बड़ा विषय होगा। इस तथ्यात्मक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अलविदा, और मिलते हैं अगले डीप डाइव में।